हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में मूल अधिकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि मूल अधिकार क्या है, संवैधानिक उपबंध, मूल अधिकारों का विशेषता, संविधान में वर्णित मूल अधिकार, मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद 12 राज्यों की परिभाषा, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण कर वाली विधियां, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 से संबंध, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधियों के अर्थ एवं परिधि को स्पष्ट करने वाले सिद्धांत, जैसे आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत और समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। जैसे अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता तथा विधियों के समान संरक्षण में अंतर, विधि के समझ समानता में अपवाद। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में वक्र स्वतंत्रता आदि विषय के कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या यथोचित विधि प्रक्रिया में अंतर और इसमें जानेंगे, जैसे कि अनुच्छेद 21 के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के फैसले। अनुच्छेद 21 के क अनुच्छेद 22 के कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग हितों के लिए संरक्षण। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के 2 में रीट, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, प्रतिषेध, उत्प्रेषणा, अधिकार पीछा, इस सब के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी करने के अधिकार में क्या अंतर है। मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध, तो आइए इसको जानते हैं। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक विकास हेतु आवश्यक है। यह भौतिक या नैतिक विकास की दशाओं के साथ साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी की सुनिश्चित करते हैं। संवैधानिक उपबंध क्या है? तो यह मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्गत है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक घोषणा पत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था।
यह नागरिकों के अधिकार से संबंधित पहला लिखित पत्र था। सर्वप्रथम 1789 ईस्वी में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का स्थान प्राप्त किया। संविधान के भाग 3 की न्योचित प्रकृति न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त इसे अधिक मौलिकता प्रदान करती है। मूल संविधान के कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 19 के 1 से 4 यानी अनुच्छेद 31 इस सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के क में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मूल अधिकार को राज्य के कठोर नियमों के प्रति सचेत करता है और सशक्त नागरिक का निर्माण करने में सहायता करता है, जिससे वे सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कर पाते हैं। मूल अधिकार की विशेषताएं क्या है? मूल अधिकार की निम्नवत विशेषताएं हैं। मूल अधिकार न्योचित है। इन अधिकारों को हनन और न्यायालय जाया जा सकता है। मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा दी जाती है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। मूल अधिकार असीमित नहीं है। राज्य द्वारा युक्त निबंधनों के आधार पर इसको सीमित किया जाता है। यह अधिकार अस्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इनको घटा बढ़ा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 लागू होने के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की, जिसका स्वरूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। क्रमशः संख्या संविधान में वर्णित मूल अधिकार: समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 31 यह संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा: भारत की सरकार या संसद, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल सभी स्थानीय पदाधिकारी अन्य पदाधिकारी को विषय वस्तु सामग्री लागू करता है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 यह समानता का अधिकार है, जैसे अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी छुआछूत का। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 19 में वक्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के क में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में
मानव के बलात् श्रम और दुर्व्यवहार पर प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म को संशोधित करने वाले करों को संदेह के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 29 में सांस्कृतिक जैसे अल्पसंख्यकों वर्गों को हितों के बारे में संरक्षण है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन अब केवल कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 32 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार है। अनुच्छेद 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बालों द्वारा लागू होने में उपरांत करने की संसद की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 35 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति हो तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को निर्बंधन किया जाता है। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है। अनुच्छेद 14 से 32 तक विशिष्ट मूल अधिकारों का वर्णन है, जबकि शेष अनुच्छेद का संबंध मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंधों से है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों को उल्लंघन के संबंध में किसी विधि को संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 12 इसमें राजभाषा की परिभाषा दिया गया है। मूल अधिकार के अध्याय की शुरुआत राज्य से होती है, क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार है। न्यायालय द्वारा घोषित वादों तथा संविधान के आधार पर राज्य में निम्नलिखित शामिल है। कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संसदीय प्रकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद है। राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और विधानमंडल है। सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाओं, पंचायतें, जिला वार्ड, सुधार न्यास आदि। अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उच्च निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राजकीय संस्था काम कर रही हो वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इस अनुच्छेद में 4 खंड है, जैसे 13 के 1, 13 के 2, 13 के 3 और 13 के 4। इस अनुच्छेद की सर्वप्रमुख विशेषता है कि यह न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करती है। अनुच्छेद 13 के खंड ए में संविधान को लागू होने के ठीक पहले भारत से प्रचलित सभी विधियां उन मात्र तक शून्य होगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। 13 के 2 में यह संविधान के पश्चात की विधियों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है तो वह विधि उस मात्र तक शून्य होगी जिस मात्र तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 13 के 3 में इसमें प्रयोजन के लिए विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है। सभी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना आदि शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार विधि के रूढ़ियां और प्रथाएं कार्यपालिका द्वारा जारी प्रशासनिक
आदेश भी शामिल है। व्यक्तिगत विधि शामिल नहीं है इसमें। अनुच्छेद 13 के 4 में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके तहत अनुच्छेद 13 की कई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए हैं, संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 13 के 4 में अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 का संबंध। जैसे अनुच्छेद 13 द्वारा प्रदान की गई शक्ति के आधार पर न्यायालय अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन की न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है या नहीं। इस आधार पर मूल अधिकारों की संशोधनीय संबंधी मामले एवं इसमें संबंधित विवाद निम्न है। जैसे पहला, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद द्वारा संशोधन अनुच्छेद 13 के 2 में प्रयुक्त विधि का शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में मामले में भी यही निर्णय स्वीकार किया गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में न्यायालय द्वारा अपना मत परिवर्तन कर कहा गया कि अनुच्छेद 13 के 2 में विधि शब्द में सभी विधियां सम्मिलित है और अनुच्छेद 368 भी अपवाद नहीं है। 3 नंबर में अनुच्छेद 13 के 4 में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा जोड़ा गया है और माना गया है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल नहीं होगी। चौथा केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 24वें संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध माना, अर्थात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधियां अनुच्छेद 13 के 2 की विधि में यह शामिल नहीं है। इसी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत घोषित किया गया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि संविधान को संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। निम्नवत मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस अधिकार पर किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से तात्पर्य है कि न्यायपालिका ऐसी किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आधारभूत ढांचों का उल्लंघन करती है। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन का संबंध शक्तियों को पृथक्करण के सिद्धांत से है, जिसमें शासन के 3 अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रहें किंतु एक दूसरे पर प्रभावी नियंत्रण हो, जिसमें सर्वोच्च विधि के रूप में लिखित संविधान हो। इसमें यदि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान सम्मत नहीं है तो न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करने की उसके उपरांत रोक सकती है। अनुच्छेद 13, 32 और अनुच्छेद 226 आदि के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका का यह कार्य करती है। हालांकि यह अमेरिका संविधान की मूल विशेषता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधियों के अर्थ और परिधि को स्पष्ट करने हेतु दिए गए सिद्धांत आच्छादन का सिद्धांत। इसका संबंध अनुच्छेद 13 के 1 से है। इसमें कही गई संविधान पूर्व विधियां से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की पूर्व विधियां मूल अधिकार से असंगत होने के कारण समाप्त नहीं होती है, बल्कि मूल अधिकारों के द्वारा ग्रहण लग जाने से ढक जाती है, अर्थात जिन मामलों में मूल अधिकार नहीं होता है यह ग्रहण हट जाता है। साथ ही मूल अधिकार में ऐसा संशोधन जो कि संविधान की पूर्व विधि जो उसी मूल अधिकार प्रावधान के कारण अप्रभावी हो तो आच्छादन हट जाएगा। पृथक्करणीयता का सिद्धांत।
यदि किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक है तो अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल में आशय को समाप्त किए बिना उस भाग को अलग किया जा सकता है। इस प्रकार केवल मूल अधिकार से असंगत उसी भाग को शून्य किया जाएगा, न कि पूरे संविधान को। उदाहरण स्वरूप अनुच्छेद 13 के 2 में उस मात्रा तक वंश के पृथक्करणीयता का सिद्धांत है। अधित्याग का सिद्धांत यह क्या है? तो कोई भी व्यक्ति संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों का स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि न्यायालय का मानना है कि भारत की अधिकांश जनता निरक्षर और गरीब है, अतः अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है और कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समानता का विचार ब्रिटिश मूल के उद्गृत से, जबकि विधियों का समानता का संरक्षण अमेरिका संविधान से लिया गया है। इसमें अंतर क्या है, आइए जानते हैं। विधि के समानता और विधियों के समान संरक्षण। विधि के समानता में सभी एक समान, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं है, जबकि विधि के माध्यम से दिए गए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार करेंगे। विधि के समझ में कानून या विधि के समझ सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होगा। विधियां में समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार बिना भेदभाव किया जाएगा। कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, अधिकार हो समान विधि से बढ़कर नहीं है और समान के साथ समान व्यवहार करना, यह नकारात्मक संदर्भ लिए हुए हैं और यह सकारात्मक संघर्ष लिए हुए हैं। उद्देश्य के आधार पर दोनों ही विधि, अवसर और न्याय की समानता की बात करते हैं। ब्रिटिश न्यायविद डाइसी ने विधि के समानता के अधिकार को विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व कहा है। शक्तियों पर युक्तियुक्त निर्बंधन और परिसीमन तथा स्वतंत्र एवं नागरिक अधिकार विधि के शासन के प्रमुख लक्ष्यों को शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 14 के तहत उल्लेखित विधि के शासन की ही संविधान का मूल तत्व माना है। यहाँ तक कि संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रसिद्ध विद्वान जॉन लॉक के शब्दों में, जहाँ कोई विधि नहीं है वहाँ कोई स्वाधीनता नहीं है, इसीलिए स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए विधि के अस्तित्व आवश्यक है। विधि ही स्वतंत्रता की रक्षा करती है। अनुच्छेद 14 इसमें विधि के समानता के अपवाद। राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ परामर्श जारी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल के पदरत दायित्व के खिलाफ संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह अनुच्छेद 361 में कहा गया है। विदेशी राजनयिकों और शासकों, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालय की सिविल अथवा आपराधिक आधारिकता से मुक्ति प्रदान करता है। भारत में संसदों अनुच्छेद 105 और विधायकों के लिए अनुच्छेद 154 को भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त है। संसद में सांसदों द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए उनको न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होना पड़ता है। अनुच्छेद 368 के क के तहत मीडिया को भी विशेषाधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 15 में यह अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 15 राज्य को यह आदेश दिया गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद या किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और दिए गए प्रतिषेध प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं और यहाँ केवल शब्द विभेद को उपयुक्त आधारों तक सीमित करता है। उदाहरण स्वरूप महिलाओं को मृत्यु
अवकाश दिया जा सकता है। यह लिंग तथा समिति किंतु अवैध नहीं, क्योंकि पुरुष और महिलाएं को जैविक अंतर से उत्पन्न परिणाम के कारण यह सुविधा है। अनुच्छेद 15 के 2 में राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश है कि दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, होटल, मनोरंजन स्थल पर या पूर्णतः या अशांत विधि निधि को पोषित जनता के लिए कुएं, तालाबें, सार्वजनिक समागत आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उद्देश्य में जैसे आश्रितता की समाप्ति होना। अनुच्छेद 15 के 3 में यह दिया गया है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार महिला को प्राप्त प्रसूति अवकाश केवल लिंग पर आधारित न होकर विशिष्ट शारीरिक स्थिति पर आधारित है। राज्य केवल महिलाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान को भी स्थान कर सकता है। अनुच्छेद 15 के 1 और 15 के 2 में अपवाद है। अनुच्छेद 15 के 4 में यह इसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया है। आधार मद्रास राज्य बनाम चप्पकम डोराइजनामा मामले का निर्णय यह हुआ कि राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न जातियां समुदाय हेतु निश्चित अनुपात में स्थानों को निर्धारित करना, सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति हेतु विशेष प्रावधान किए जाए। यह अनुच्छेद 15 के 1 और 15 के 2 में दूसरा अपवाद है। अनुच्छेद 15 के 5 में 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा अनुच्छेद 15 में 5 जोड़ा गया। किसी भी शैक्षणिक संस्थान सरकारी या गैर सरकारी में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। अपवाद अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान एवं निजी शिक्षा संस्थाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार बनाम भारत संघ 2008 में इसे वैध ठहराया था। अपवाद जैसे महिलाएं, बच्चों, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु किए गए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। जैसे अनुच्छेद 16 के 1 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या वक्र क्रम, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी भी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन पद से संबंध में अपात्र नहीं होगा तथा उसमें विभेद नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि यह अनुच्छेद 15 के विभेद के प्रतिषेध के साथ साथ 2 अन्य निवास स्थान और वंश क्रम को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 16 के 3 में संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है। यह अनुच्छेद 16 के 2 को अपवाद रखा है। 16 के 4 में राज्य को यह शक्ति दी गई है कि पिछड़े हुए नागरिकों को किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय या राज्य के अधीन सेवाओं से पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियां या पदों को आरक्षण का उपबंध कर सकते हैं। जैसे शर्तें: वर्ग पिछड़ा हुआ हो, राज्य के अधीन सेवाओं से पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। अनुच्छेद 16 के 5 में यह अनुच्छेद की बात कही गई है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति में किसी विशिष्ट धर्म या व्यक्ति को वरीयता देने नहीं रोक सकते हैं। अनुच्छेद 16 के 4 में अंतर्निहित शर्तें हैं कि पिछड़ा वर्ग कौन है। यहाँ जानने के लिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेश्वर की अध्यक्षता में गठित किया गया। इसकी अनुशंसाओं को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। तत्पश्चात जनता पार्टी सरकार द्वारा 1979 ईस्वी में
द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया। इसे इस मंडल आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग का कार्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की पहचान कराना है। 1980 में यह अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जाति को पिछड़ापन का आधार माना गया है। नौकरियां में 27% पिछड़े वर्ग हेतु सीटों को आरक्षित रखने की बात कही गई है। नौकरियां में 27% के आरक्षण की व्यवस्था को 1990 में बीपी सिंह की सरकार द्वारा लागू कर दिया गया। 1991 में बीपी सिंह नरसिंह राव की सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी, विशेष रूप से उच्च जातियां में आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए 10% आरक्षण देने की कोशिश की गई, जिसे उच्चतम न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया गया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के मामले में मंडल केस में आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि आरक्षण की व्यवस्था समानता की विरोधी नहीं है। आरक्षण के आधार पर जाति को बनाया जा सकता है। क्रीमी लेयर अर्थात पिछड़ी जातियों के साधन और संपन्न तबके को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की अधिक सीमा 50% होगी और पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगी। बैकलॉग या कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। पदोन्नति में आरक्षण क्या है? तो इसमें 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा 16 के 4 के क में जोड़ा गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में संरक्षण दिया जा सकता है। 85वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संरक्षण नियम के तहत पदोन्नति के मामले में परिणामी ज्येष्ठता की व्यवस्था लागू की गई। एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संरक्षण देने से पूर्व 3 शर्तें को पूरा किया जाना अनिवार्य है, जैसे पिछड़ेपन की प्रामाणिकता की आंकड़े और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो। अनुच्छेद 16 से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द जैसे कि परिणामी ज्येष्ठता का नियम। पदोन्नति में संरक्षण की व्यवस्था के कारण अगर कोई व्यक्ति कर्मचारी सेवा में वरिष्ठता प्राप्त कर लेता है तो उसकी वरिष्ठता अस्थायी हो जाती है। क्रीमी लेयर पिछड़े वर्ग के वे लोग जो अत्यधिक संपन्न हैं, उन्हें न्यायालय ने क्रीमी लेयर कहा है। क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। क्रीमी लेयर से संबंधित मामले के तहत उच्चतम न्यायालय का निर्णय नवंबर 1992 के देखते हुए सरकार ने न्यायाधीश रामनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया तथा क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न लोगों की पहचान करने की कार्य सौंपा। समिति ने जांच के बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके अनुसार अग्रलिखित व्यक्तियों के बच्चे को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संघ और राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचित आयुक्त, नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक, केंद्रीय तथा लोक सेवा श्रेणी तथा श्रेणी बी अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बैंकों में कर्नल के समकक्ष या उससे उच्च पद धारण करने वाले व्यक्ति। सरकार ने मई 2013 में क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख कर दिया। बैकलॉग क्या है? रिक्त सीट को भरे जाने की योग्यता बैकलॉग कहलाता है। यदि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पद नहीं भर पाते तो इन पदों को इनके अगले वर्ष आरक्षित पदों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा। अगर अगले वर्ष तक भी ऐसा नहीं हो पाता है तो इन्हें समान श्रेणी में बदल दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 इसमें अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 में घोषणा की गई है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप या आचरण निर्दिष्ट किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी
निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि अशिक्षितता का आचरण हेतु दंड की विधि का निर्माण करे। संसद द्वारा 1955 में अशिक्षितता निरोध अधिनियम का निर्माण किया गया और अनुच्छेद 76 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रख दिया गया। 1977 में इस अधिनियम के अंतर्गत नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1977 से संबंधित अधिसूचना जारी की गई। यह अधिनियम पूरे देश में लागू होता है और छुआछूत करने या इसके बढ़ावा देने वालों को सजा के दायरे में लाता है। 30 जनवरी 1990 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य इनके खिलाफ किए जाने वाले अपराधों का निवारण करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक नियम 1995 से संबंधित अधिसूचना जारी की गई। इनमें अन्य बातें की अतिरिक्त राहत और पुनर्वास संबंधी नियम भी शामिल है। यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है। अब यह जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। एट्रोसिटीज एक्ट प्रचलित भाषा 1989 की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम को भी एट्रोसिटीज एक्ट कहा जाता है। अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों का अंत की बात कही गई है। अनुच्छेद 18 के 1 में राज्य या सेना विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 के 2 में भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है। अनुच्छेद 18 के 3 में कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के अधिक पद के धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य के उपाधि धारण कर सकता है, लेकिन इसमें शर्तें हैं क्योंकि राष्ट्रपति के सहमति पर ही उपाधि धारण कर पाएगा। अनुच्छेद 18 के 4 में भारतीय हो या विदेशी भारत में लाभ का पद धारण करता है तो विदेशी राज्य से उपहार, भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। 1954 में स्थापित पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री को उच्चतम न्यायालय के नियमानुसार पुरस्कार माना जाता है, न कि उपाधि। हालांकि पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को नाम के उपसर्ग या प्रत्यय यानी टाइटल के रूप में इसका प्रयोग पर मनाही किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति और अन्य स्वतंत्रताएं हैं। इसके अंतर्गत 19 के 1 से लेकर 19 के 6 तक 6 खंड है, जिसमें 19 के क में उपखंडों के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मूलतः 7 थी घोषित की गई है और 19 के 2 से लेकर 19 के 6 तक इन पर लगने वाले युक्त निर्बंधन बताए गए हैं। यह स्वतंत्रताएं निम्न हैं, जैसे 19 के क में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 19 के क में वर्णित विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना जाता है। मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19 के क में ही अंतर्निहित माना गया है। 19 के 1 में ख शांतिपूर्ण या हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार कर सकता है। 19 के ग में संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार प्राप्त है। 97 संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को भी शामिल किया गया है। 19 के घ में भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। 19 के अ में भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार प्राप्त है और 19 के 6 में कोई वृत्ति, उपजीविका या व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार प्राप्त है।
19 के च अर्थात संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों को सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। उपयुक्त स्वतंत्रताओं पर 19 के 2 से लेकर 19 के 6 तक की गई युक्त निबंधनों की घोषणा निम्न है। अनुच्छेद 2 से लेकर 19 के क पर लगने वाले निर्बंधन के आधार भारत की सुरक्षा और संप्रभुता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, शिष्टाचार और अदाचार, अपराध, उत्पीड़न। अनुच्छेद 19 के 3 और 19 के ख पर लगने वाले निर्बंधन के आधार पर भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था स्थापित करना। अनुच्छेद 19 के 4 यानी 19 के ग पर लगने वाले निर्बंधन के आधार पर सदाचार और लोक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखना। अनुच्छेद 19 के 5 यानी घ और 19 के ड़ पर लगने वाले निबंधन के आधार पर साधारण जनता के हित में बात करना और किसी अनुसूचित जनजाति के हित में संरक्षण के लिए बात करना। अनुच्छेद 19 के 6 यानी 6 पर लगने वाले निर्बंधन के आधार पर साधारण जनता के हित में बातें करना, किसी वृत्ति या व्यवहार के लिए तकनीकी अर्हताएं निर्धारित करना, नागरिकों को व्यापार या व्यवसाय से पूर्णतः या अशांत इसलिए वर्जित करना कि राज्य किसी व्यवसाय पर एकाधिकार नियंत्रण करने के पक्ष में हो, साथ ही ऐसा कार्य की जो अनैतिक है, जैसे महिला एवं बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाना, उस पर बातें करना। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 के संबंध में इसमें राज्य के किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित न कर सके, इसके 3 भाग हैं। अनुच्छेद 20 में इसमें भूललक्षी दंडित विधियों के बारे में संरक्षण है। अनुच्छेद 20 के 1 में किसी कानून के अतीतकालीन प्रभाव तिथि से लागू करना यह आपराधिक कृत्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे एक ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। अनुच्छेद 20 के 2 में दोहरे दंड से संरक्षण। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। यह निषेध केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में ही है। विभागीय व प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है। अनुच्छेद 20 के 3 में अपने ही विरुद्ध गवाही देने में संरक्षण। इसमें 3 शर्तें हैं। आपराधिक कृत्य के मामले में अभियुक्त बनाया गया हो, विचारण की प्रक्रिया में उसे अपने ही विरुद्ध वाद किया गया हो, उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य किया गया हो। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। न्यायालय द्वारा ए.के. गोपाल बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक सीमित रखा गया है, लेकिन 1978 के मेनका गांधी बनाम भारत संघ अनुच्छेद 21 के व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं है, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना है। साथ ही गोपनीयता का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, सुरक्षा, पर्यावरण का अधिकार आदि अनुच्छेद 21 में शामिल किए गए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यथोचित विधि प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान की विशेषता है। अमेरिका संविधान की यह विशेषता है।
ब्रिटिश संविधान में संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, जबकि यथोचित विधि प्रक्रिया में इसके माध्यम से अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं सम्यक या उचित विधि को स्थान प्राप्त है। संसद द्वारा इसे पारित विधियों को औचित्य का निर्धारण करने की शक्ति वहाँ की न्यायपालिका को नहीं है। यदि अमेरिका विधानमंडल में कोई ऐसी विधि का निर्माण करता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अतिज्ञापूर्ण नहीं है, तो अमेरिका न्यायपालिका उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 21 के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले। पीवी रथी नाम बनाम भारत संघ 1994 के केस में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार किया गया है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 में इसमें आत्महत्या के अधिकारों को मूल अधिकार स्वीकार नहीं किया गया है, जीवन जीने पर जोर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरुण रामचंद्र सनबाग बनाम भारत संघ 2011 में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया गया था। इच्छा मृत्यु यानी दया मृत्यु के दो प्रकार हैं, एक सक्रिय दया मृत्यु या निष्क्रिय दया मृत्यु। आईपीएस की धारा 306 के तहत किसी व्यक्ति के लिए ऐसा हालात पैदा करना जिससे वह आत्महत्या को मजबूर हो जाए या गैर जमानती धारा है। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 10 साल तक सजा और जुर्माना हो सकता है। सेशन कोर्ट के ऊपर अदालत में ही सुनवाई का अधिकार है। आईपीएस की धारा 307 में किसी व्यक्ति पर हत्या के इरादे से चोट पहुंचाने पर केस दर्ज किया जाता है। यह भी गैर जमानती अपराध है और इसमें 10 साल की सजा और जुर्माना के साथ इसमें ऊपरी अदालत में ही सुनवाई का अधिकार है। और आईपीएस की धारा 309 के तहत आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार है। राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा और उस प्रक्रिया में देगा जो वह उचित समझे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया। देश में पहली नदी के मिला संवैधानिक दर्जा। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना को विधिक व्यक्ति की तहत अधिकार प्रदान किया है, अर्थात इन नदियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। अब इन दोनों नदियों को क्षति पहुंचाने, किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने जैसे माना जाएगा। विदित है कि इसके पहले न्यूजीलैंड ने वंगानायु नदी को जीवित मानव के समान अधिकार दिए हैं। निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है, इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 22 में इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 22 के 1 और 22 के 2 में किसी व्यक्ति को समान दंड विधि के अधीन गिरफ्तार करने पर उसके निम्न अधिकार बताए गए हैं, जैसे अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, अपनी रुचि के वकील या मामला कोर्ट में प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार। इनमें 24 घंटों के अवकाश, यात्रा में लगा समय शामिल नहीं किया जाएगा। निवारक निरोध अधिनियम अपराध करने से पूर्व ही संदेह के आधार पर व्यक्ति को रोकना या गिरफ्तार करना। इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था को क्षति से बचाना, अपराध को रोकना है। दंडात्मक निरोध किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने या सिद्ध होने पर कारावास में रखा जाता है। इसमें शर्तें हैं। यह अधिकार विदेशी शत्रु निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। टाडा, मीसा, पोटा और मिकोका यादी निवारक नज़रबंदी के तहत आते हैं। भारत में इसके माध्यम से गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक रखने हेतु सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना भी अनिवार्य नहीं है। सलाहकारी बोर्ड उच्च न्यायालय के वर्तमान भूतपूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने ही अर्हता रखने वाली व्यक्ति शामिल होंगे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निरोध की अधिकतम अवधि 3 महीने से घटाकर 2 महीने कर दी गई है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। अनुच्छेद 23 इसके 2 भाग है। अनुच्छेद 23 के 1 में कहा गया है कि मानव का दुर्व्यवहार और बेगार बलात् श्रम पर प्रतिषेध और इसका उपबंध कोई भी उल्लंघन अपराध माना जाएगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 23 के 2 में राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा अध्यारोपित करने को मनाही नहीं की जा सकती है। ऐसी सेवा अध्यारोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। मानव दुर्व्यवहार शब्द में यह शामिल है पुरुष, महिला एवं बच्चों वस्तु सामान खरीद बिक्री, महिलाओं बच्चों को अनैतिक दुर्व्यवहार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, देव दासी या दास भी शामिल है। संसद द्वारा अनुच्छेद 35 में प्राप्त शक्ति द्वारा मानव दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी के लिए दंड की व्यवस्था हेतु 2 कानून बनाए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है अनैतिक दुर्व्यवहार निवारक अधिनियम 1956 और दूसरा है बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों को नियोजन पर प्रतिबंध है, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम कराने के लिए नियोजन नहीं किया जाएगा। किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। संसद द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में प्रतिबंध हेतु बनाए गए कानून कारखाना अधिनियम 1948, बगान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, बाल श्रम प्रतिषेध या नियमन अधिनियम 1986, बाल श्रम निषेध नियमन संशोधन अधिनियम 2016 आदि। कैलाश सत्यार्थी 2014 में शर्तों का नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा कालीन, कांच, ईंट भट्ठों, पत्थर खदानों, घरेलू बाल मजदूर एवं खतरनाक उद्योग में संलग्न बच्चों को मुक्त कराया गया था। इसके संगठन का नाम बचपन बचाओ आंदोलन है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत 2 भाग है, 25 के 1 और 25 के 2। 25 के 1 में सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप को मानने और आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। अनुच्छेद 25 के 2 में इसके अंतर्गत 2 युक्त निबंधन बनाए गए हैं। पहला है अनुच्छेद 25 के 2 मुख्य स्पष्टीकरण है, जैसे सिखों को कृपान धारण करने का अधिकार होगा। हिंदू शब्द में जैन, सिख, बौद्ध सम्मिलित हैं। फादर स्टेन लिस्प बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1977 में प्रश्न उठाया गया कि धर्म के प्रसार के अंतर्गत धर्मांतरण सहमति है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्मांतरण करवाने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। हालांकि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से धर्मांतरित होना चाहे तो वह हो सकता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रखते हुए, जैसे क में धार्मिक कार्य प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार है। यही ख में अपने धर्म विषय कार्य का प्रबंधन करने का अधिकार है। और ग में जंगम और सथावार संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। घ में ऐसी संपत्ति की विधियानुसार प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है। एसपी मित्तल बनाम भारत संघ 1982 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 26 में उल्लेखित धार्मिक संस्थाओं के संदर्भ में कहा कि यह एक तथ्यात्मक विषय है और सिविल न्यायालय निम्नलिखित 3 आधार पर किसी संगठन को धार्मिक संप्रदाय मान सकता है। पहला, ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनका विश्वास किसी आध्यात्मिक विकास से जुड़ी हुई है और समान जीवन पद्धति में हो, और साथ ही उस समूह का एक संगठित ढांचा भी होना चाहिए। समूह का एक विशिष्ट नाम भी होना चाहिए। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों या संदेह के बारे में स्वतंत्रता कहा गया है।
इसमें किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए वाद नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी धर्म विशेष उन्नति के लिए व्यय किए जाते हैं। अनुच्छेद 27 में कर यानी टैक्स लगाने का निषेध करता है। यह फ्री लगाने का नहीं है। किसी राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए राजकीय धन का प्रयोग नहीं करेगा, किंतु यदि राज्य विभिन्न धर्मों को समान महत्व देते हुए धन खर्चा करता है तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए हज सब्सिडी वर्तमान परिस्थिति में उचित है क्योंकि सापेक्षा में अमरनाथ यात्रा, कुंभ मेले का आयोजन आदि सर्व धर्म सभाओं की अभाव को प्रोत्साहन करते हुए किया जाता है। अनुच्छेद 28 में शिक्षा संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता है। 28 के 1 में राज्य निधि से पूर्णतः पोषण किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 के 2 में खंड 1 में कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, परंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्याय से आधिपत्य में गठित हुई है जिनके अनुसार उस शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा देने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 28 के 3 में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने, उपासना करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक वह स्वयं या आवश्यक होने पर उसके संरक्षक सहमति न दे दे। धार्मिक शिक्षा क्या है? धार्मिक शिक्षा एक विशेष धर्म और उसके विविध पहलुओं यथा उसके विश्वास, सिद्धांत, अनुष्ठान, रीति रिवाज, संस्कार और व्यक्तिगत भूमिकाओं की शिक्षा देना है। शिक्षा संस्थान और धार्मिक शिक्षा में अंतर। राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषण, धार्मिक शिक्षा में नहीं। शिक्षा संस्था में राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, जबकि धार्मिक शिक्षा में हाँ लेकिन वाद करके नहीं। शिक्षा संस्था में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, जबकि धार्मिक में प्रावधान कर सकता है लेकिन वाद नहीं है। अन्य दोनों ना तो पूर्ण राज्य द्वारा पोषित या अन्य सुविधाएं प्राप्त है, धार्मिक में वाद कर सकता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 29 के 1 में भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 के 2 में राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या उनमें किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। संस्कृति जीवन पद्धति और इसमें लोक नृत्य, गायन, चित्रकला, त्योहार आदि सम्मिलित है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 के 1 में धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार भी होगा। अनुच्छेद 31 के 1 में क में अल्पसंख्यक इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए विधि द्वारा नियम, रकम या मुआवजा इतना होना चाहिए जिसमें इस खंड के अधीन प्रत्यभूत अधिकार निरंकित या निर्वधित ना हो। अनुच्छेद 30 के 2 में इसमें कहा गया है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी धर्म या भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान हेतु 2 आधार बताए हैं, एक राष्ट्रीय और दूसरा प्रांतीय। अल्पसंख्यक शब्द संविधान में तो कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि
राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में अल्पसंख्यक के रूप में है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार अर्जन। संपत्ति के अधिकार को 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों को श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक या कानूनी अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 32 इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस अनुच्छेद के महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का परिवर्तन होता है और मूल अधिकारों का व्यवहारिक प्रयोग संभव हो पाता है। साथ ही उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना संविधान निरर्थक हो जाएगा, तो मैं इसमें अनुच्छेद 32 सिवाय किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है और उसका हृदय है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को उल्लंघन पर 5 प्रकार की रीट जारी का संज्ञा लेता है, जो कि निम्नवत है। अनुच्छेद 32 के 2 में रीट जारी करने का अधिकार रीटों की चर्चा की गई है, जो कि इस प्रकार है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकृत व्यक्ति को यह आदेश देता है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, जिससे न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार कर सके और यदि बंदीकरण विधि सम्मत ना हो तो बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूलभूत निहित है। यह लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों को विरुद्ध जारी करता है। परामादेश। यह रीट न्यायालय के विवेकाधीन है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी यानी सरकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने हेतु बाध्य है और उस कार्य को करने में उसके इनकार कर दिया हो। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध लागू नहीं होगा। दो व्यक्तियों के मध्य संवादात्मक संबंध हो तो ऐसे स्थिति में कार्य करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या होता है, तो इसमें यह किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकालकर कार्य करने से रोकती है। इस रीट के मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकता है। विधायिका कार्यपालिका किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता है। उत्प्रेषणा। यह होता है किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर सकता है को रोकने का उद्देश्य से जारी की जाती है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण रीट में अंतर। प्रतिषेध रीट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्रवाई चल रही हो और इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेषण रीट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय सहमति समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। अधिकार परीक्षा क्या होता है, तो इसमें इसका अर्थ है कि अगर आपका क्या पदाधिकार है होता है अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। रीट जारी करने के अधिकार के तहत दो शब्द प्रमुख होते हैं। प्रथम लोकहितवाद और द्वितीय न्यायिक सक्रियता। लोकहितवाद यानी जनहित, इसे PIL कहते हैं, एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति कोई अन्य व्यक्ति या संस्थान पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाया जाता है। जनहित याचिका की इस प्रणाली ने भारत के पूर्व प्रचलित केवल प्रभावित व्यक्ति को ही न्याय पाने का अधिकार हेतु अपील कर सकता है को बदल दिया
बदल दिया। अब स्वतः असंग के माध्यम से ही न्यायालय द्वारा मीडिया रिपोर्ट, सोशल साइट आदि को आधार बनाकर कार्रवाई की जाती है। न्यायिक सक्रियता यह क्या होता है? तो जब न्यायपालिका अपने परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्य में दखल देती है। भारत में न्यायाधीश P.N. भागवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने का अधिकार में अंतर। उच्चतम न्यायालय यह अनुच्छेद 32 के तहत जारी करती है और उच्च न्यायालय 226 के तहत। उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करती है केवल मूल अधिकारों को उल्लंघन पर, और उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करती है मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी। उच्चतम न्यायालय यदि मांग उचित हो तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने हेतु वाद है, और उच्च न्यायालय यदि वाद नहीं है अन्य कोई उपाय या उपचार सुझाव कर सकता है। उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषणा रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के लिए विरुद्ध ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध जैसे सशस्त्र बाल एवं मूल अधिकार। अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों या खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंधन लगा सके। इसका मुख्य उद्देश्य इनके समुचित कार्य करने और अनुशंसा बनाए रखना है। मार्शल लॉ और मूल अधिकार। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत भारत के किसी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू है तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, और संसद को यह बात शक्ति भी देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाला कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनः निर्मित करे। अनुच्छेद 35 इसके तहत संसद को केवल कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 16 के 3, 32 के 3 और 33 के व अनुच्छेद 34 से संबंधित मामलों पर संसद का कानून बनाने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार में शामिल नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में शामिल नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए व्यक्ति को संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। RTI अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा हेतु अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप में राज्य सरकारों के अधीन है, तो केवल 2 सही है, बाकी सब गलत है। सूची 1 और सूची 2 को सुलेखित करें। जैसे समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? अनुच्छेद 32 के। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अशिष्टता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 17 के तहत। निजता के अधिकार की जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार आधारभूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसमें उपयुक्त कथन सही समुचित ढंग से अर्थित है? अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी दी गई स्वतंत्रताएं हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम
अधिकार मूल अधिकार के श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया संपत्ति का अधिकार को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो मृत्यु दंड नहीं आता है। जबकि एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सक की सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, यह सब मूल अधिकार में आता है। संविधान भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित कौन सा परिकल्पना है? तो यह है केवल 1 और 4, मानव देह व्यापार, बंधुआ मजदूरी, बेगारी का निषेध और कारखानों और खदानों में बच्चों को नियोजन पर निषेध। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जैसे अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो यह अनुच्छेद 32 और 226 के तहत है। भारतीय दंड संहिता किस धारा के अनुसार आत्महत्या का प्रयास दंडनीय अपराध माना गया है? धारा 309 के तहत। बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है? तो निवारक नजरबंदी में गिरफ्तारी शत्रु देशियों को। न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 13, 32 और 226 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अशिक्षितता का उन्मूलन करता है, किसी भी रूप के आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 17 के तहत। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मानव दुर्व्यवहार। अनुच्छेद 23। अल्पसंख्यक वर्गों के हित संरक्षण। अनुच्छेद 29। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। शिक्षा संस्थाओं का स्थान प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31। यह गलत है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? न्यायपालिका को। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? मानववाद के अधीन नहीं है। निम्नलिखित में से किस कारण नागरिक का विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो यह नहीं लगाया जा सकता है अवांछनीय आलोचना पर। मौलिक अधिकार क्या है? तो यह वाद योग्य है।